इस वीडियो में हम गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित विधियों के शोध पद्धतियों का अन्वेषण करेंगे। हम यह भी समझाएंगे कि अपने शोध प्रबंध, थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सही शोध पद्धति कैसे चुनें, वह भी चरण दर चरण। तो एक कप कॉफी लें, एक कप चाय लें, जो भी आपको पसंद हो, और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है ग्रैड कोच टीवी में, जहां हम अकादमिक शोध की अक्सर डरावनी दुनिया को आसान और स्पष्ट बनाते हैं। मेरा नाम एम्मा है और आज हम 3 प्रकार के शोध, गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित विधियों और सही पद्धति कैसे चुनें, इस पर नजर डालेंगे। हम चीजों को एक काफी ऊंचे स्तर से देखेंगे और विशिष्ट डेटा विश्लेषण विधियों की बारीकियों में नहीं जाएंगे। अगर आप किसी विशेष विश्लेषण विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे पास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों पर अलग-अलग वीडियो हैं। मैं उनके लिंक नीचे शामिल कर दूंगी। अगर आप ग्रैड कोच टीवी पर नए हैं, तो रिसर्च से जुड़ी और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। साथ ही अगर आप शोध में व्यावहारिक मदद चाहते हैं, तो हमारी एक से एक कोचिंग सेवाएं देखें, जहां हम आपको शोध प्रोजेक्ट को कदम दर कदम मदद करते हैं। एक दोस्ताना प्रोफेसर आपकी जेब में हो। अगर यह आपको दिलचस्प लगता है, तो आप www.gradcoach.com पर जाकर एक मुफ्त परामर्श बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शोध की इस शानदार दुनिया में नए हैं, तो सबसे पहले जो शब्द आप सुनेंगे वे हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। लेकिन ये असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स वे 3 प्रकार की रिसर्च हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। ये कोई विशेष डेटा संग्रह या विश्लेषण तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये व्यापक शोध रणनीतियों को दर्शाती हैं, जो यह तय करेंगी कि आप कौन सी डेटा संग्रह और विश्लेषण तकनीकें अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो अक्सर आप डेटा संग्रह के लिए सर्वे का उपयोग करेंगे और डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण अपनाएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो क्वांट और मिक्स्ड मेथड्स व्यापक रणनीतियां हैं, न कि कोई विशेष तकनीक या विधि। खैर, मैं खुद से आगे बढ़ रहा हूँ। आइए एक कदम पीछे चलते हैं और इन तीनों प्रकार के शोध को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखते हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसे डेटा का उपयोग करती है जो संख्याओं पर आधारित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, क्वालिटेटिव रिसर्च शब्दों, अवधारणाओं, धारणाओं या विचारों पर केंद्रित होती है। इसके विपरीत क्वांटिटेटिव रिसर्च संख्याओं और सांख्यिकी का उपयोग करती है। हालांकि यह एक बहुत ही सरलीकृत व्याख्या है, क्योंकि इसमें केवल यह देखा गया है कि हर एक किस प्रकार के डेटा का उपयोग करता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का उपयोग चीजों के नरम पहलुओं की जांच के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, लोगों की धारणाओं, विचारों या भावनाओं को समझने और जानने के लिए। इसलिए यह स्वभाव से अधिक व्यक्तिपरक होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का अक्सर उपयोग किसी स्थिति की जटिलता को गहराई से समझने के लिए किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में क्या हो रहा है, खासकर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इसलिए गुणात्मक डेटा का उपयोग जमीनी स्तर से परिकल्पनाएं और सिद्धांत विकसित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह आग्रही दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, आप जानने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि ग्राहक कौन से कारक उत्पाद विशेषताओं को विचारते हैं जब तय करते हैं कि कौन सा लॉन्ड्री डिटर्जेंट खरीदना है। इसमें लोगों से उनके विचारों, धारणाओं और भावनाओं के बारे में बात करवाने के लिए इंटरव्यू और फोकस ग्रुप सेशन करना शामिल हो सकता है। इसके विपरीत मात्रात्मक शोध का ध्यान ठोस आंकड़ों पर होता है।
आमतौर पर मात्रात्मक शोध का उपयोग समूहों के बीच अंतर और या चर के बीच संबंधों को मापने के साथ साथ परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह स्वभाव से अधिक वस्तुनिष्ठ होता है और एक निगमनात्मक डिडक्टिव दृष्टिकोण अपनाता है। उदाहरण के लिए, आप मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग यह मापने के लिए कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग लॉन्ड्री डिटर्जेंट चुनते समय कीमत या किसी अन्य चर को प्राथमिकता देते हैं। आप यह भी आकलन कर सकते हैं कि यह प्रतिशत अलग-अलग मोहल्लों, शहरों या विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में कैसे बदलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग विषय पर शोध करने के लिए किया जा सकता है। मिक्स्ड मेथड्स मिश्रित विधियों हैं। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, मिश्रित विधियों पर आधारित शोध इन दोनों प्रकार के शोध को एक साथ लाने का प्रयास करता है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा का उपयोग किया जाता है। अक्सर मिश्रित विधियों पर आधारित अध्ययन किसी स्थिति का पता लगाने और परिकल्पनाओं का एक सेट विकसित करने के लिए गुणात्मक शोध का उपयोग करते हैं। फिर एक बार जब ये परिकल्पनाएं स्थापित हो जाती हैं, तो वे उन्हें परखने के लिए मात्रात्मक विधियों का उपयोग करेंगे। यह उल्टा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, वे बड़े परिप्रेक्ष्य यानी क्या को समझने के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं और फिर मात्रात्मक डेटा में किसी विशेष प्रवृत्ति या अवलोकन के पीछे के कारणों यानी क्यों को जानने के लिए गुणात्मक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि गुणात्मक और मात्रात्मक शोध स्पष्ट रूप से अलग हैं, वे एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं। यह गुणात्मक बनाम मात्रात्मक की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जहां एक दूसरे से बेहतर हो। इसके विपरीत, इन्हें एक साथ यानी मिश्रित विधियों के रूप में उच्च गुणवत्ता वाला शोध तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक कहना आसान है, करना मुश्किल। इसलिए हम आमतौर पर पहली बार शोध करने वालों को सलाह देते हैं कि वे एक ही विधि पर टिके रहें, चाहे वह गुणात्मक हो या मात्रात्मक, जब तक कि उनके अध्ययन की प्रकृति वास्तव में मिश्रित विधियों की मांग न करे। यहाँ मुख्य बात यह है कि यह समझना जरूरी है कि हर शोध प्रकार का उद्देश्य अलग होता है। उदाहरण के लिए, स्थितियों का पता लगाने और समझने के लिए गुणात्मक, परीक्षण और मापने के लिए मात्रात्मक, या दोनों करने के लिए मिश्रित विधियां। ये एक ही काम के लिए बस अदल बदल कर इस्तेमाल होने वाले उपकरण नहीं है। हर दृष्टिकोण का अपना उद्देश्य होता है। ठीक है, जब यह स्पष्ट हो गया, तो आइए देखें कि आप अपने शोध के लिए सही पद्धतिगत दृष्टिकोण कैसे चुन सकते हैं। अगर आप कोई शोध प्रबंध, थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपको एक व्यापक शोध डिजाइन और कार्यप्रणाली तैयार करनी होगी। यह काम हल्के में लेने लायक नहीं है, क्योंकि आपको अपने द्वारा किए गए हर डिजाइन विकल्प को स्पष्ट और ठोस रूप से उचित ठहराना होगा। सही दृष्टिकोण चुनने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना होगा। इन कारकों के आधार पर आप अपना समग्र दृष्टिकोण चुन सकते हैं, गुणात्मक, मात्रात्मक या मिश्रित विधियां। एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं, तो आप अपनी शोध कार्य प्रणाली के सूक्ष्म विवरणों को विस्तार से तय कर सकते हैं, जैसे कि सैंपलिंग रणनीति, डेटा संग्रहण के तरीके, विश्लेषण तकनीकें। हम इस वीडियो में इन बातों को कवर नहीं करेंगे, लेकिन आप ग्रेड कोच ब्लॉग पर इस विषय में ढेर सारी जानकारी पा सकते हैं। मैं नीचे लिंक शामिल कर दूंगा। वे 3 कारक जिन पर आपको सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, ये हैं: 1. आपके शोध के उद्देश्य और शोध प्रश्नों की प्रकृति। 2. मौजूदा साहित्य में अपनाई गई कार्यप्रणाली। और 3. व्यावहारिकताएं और सीमाएं। आइए इन सभी को एक एक करके देखें। कारक नंबर 1, आपके शोध की प्रकृति। जैसा कि मैंने पहले बताया, हर प्रकार का शोध, चाहे वह गुणात्मक हो, मात्रात्मक हो या मिश्रित,
उसका उद्देश्य अलग होता है और वह अलग तरह के प्रश्नों का समाधान करता है। इसलिए यह तर्कसंगत है कि आप कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसका मुख्य निर्धारक आपके शोध के उद्देश्य और शोध प्रश्नों की प्रकृति ही है। लेकिन शोध के उद्देश्य किस किस प्रकार के हो सकते हैं? सामान्य तौर पर शोध के उद्देश्य 3 श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं। पहला, खोजपरक, यानी किसी मुद्दे को बेहतर समझना और संभवतः उसके बारे में कोई सिद्धांत या परिकल्पना विकसित करना। दूसरा, पुष्टिकारी, यानी किसी संभावित सिद्धांत या परिकल्पना की पुष्टि करना, उसे व्यावहारिक रूप से जांचकर। तीसरा, दोनों का मिश्रण, जैसे कि पहले कुछ परिकल्पनाएं विकसित करना और फिर उन्हें जांचना। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? सामान्यतः खोजपरक शोध में गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जबकि पुष्टिकारी शोध में मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। यह कोई अटल नियम नहीं है, लेकिन यह एक भरोसेमंद सामान्य मार्गदर्शक है। स्वाभाविक रूप से ऐसा शोध जो दोनों का मिश्रण करता है या जो जमीनी स्तर से कोई सिद्धांत विकसित कर उसे जांचना चाहता है, वह मिश्रित विधियों का दृष्टिकोण अपनाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। अगर आपके शोध का उद्देश्य युद्ध के पूर्व सैनिकों के कुछ राजनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण को समझना है, तो आप संभवतः गुणात्मक पद्धति अपनाएंगे, जिसमें डेटा एकत्र करने के लिए साक्षात्कारों का उपयोग किया जाएगा और डेटा को समझने के लिए एक या अधिक गुणात्मक विश्लेषण विधियों का सहारा लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आपके शोध का उद्देश्य प्रत्येक राज्य में वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी पूर्व सैनिकों का वितरण आंकना है या पूर्व सैनिकों और गैर पूर्व सैनिकों के बीच राजनीतिक झुकाव की तुलना करना है, तो आप मात्रात्मक पद्धति अपनाएंगे, जिसमें इस सर्वेक्षण से प्राप्त संख्यात्मक डेटा का उपयोग अपने शोध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसलिए जब आप यह तय कर रहे हों कि कौन सा पद्धतिगत दृष्टिकोण अपनाना है, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वह है आपके शोध के उद्देश्य और शोध प्रश्नों की प्रकृति। विशेष रूप से आपको यह आकलन करना होगा कि आपका शोध अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी है, पुष्टिकारी कॉन्फर्मेटरी है, या दोनों का मिश्रण है। इन तीनों कारकों और आपकी पद्धति के बीच मजबूत तालमेल स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर इनमें तालमेल नहीं होगा, तो आप चौकोर खूंटी को गोल छेद में फिट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप काम के लिए गलत उपकरण का इस्तेमाल करेंगे और आपका शोध बिखरा हुआ और अव्यवस्थित हो जाएगा। एक त्वरित सुझाव: अगर आपके शोध में अन्वेषणात्मक और पुष्टिकारी दोनों उद्देश्य हैं, पर शब्द सीमा कम है, तो आपको अपने शोध का दायरा सीमित कर किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकल पद्धति शोध अगर अच्छी तरह से किया जाए, तो खराब तरीके से किए गए मिश्रित पद्धति शोध की तुलना में बेहतर अंक पाने की संभावना रखता है। इसलिए जब तक मिश्रित पद्धति अपनाने के लिए ठोस कारण न हो, तब तक हीरो बनने की कोशिश न करें। ठीक है, अब अगला कारक देखते हैं। कारक नंबर 2, अनुशासनिक मानदंड। अपने शोध के लिए सही पद्धति चुनना इसमें भी शामिल है कि आप अपने क्षेत्र के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और उन अध्ययनों को देखें जिनके शोध उद्देश्य और लक्ष्य आपके जैसे हैं। अक्सर किसी अनुशासन के भीतर किसी अध्ययन में एक सामान्य रूप से स्वीकृत पद्धति या पद्धतियों का समूह होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बस भीड़ का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन आपको कम से कम इन पद्धतियों पर विचार करना चाहिए और अपने संदर्भ में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना चाहिए। अपने क्षेत्र में समान अध्ययनों द्वारा उपयोग की गई शोध पद्धतियों की समीक्षा करने का एक बड़ा लाभ यह है कि आप अक्सर उन डेटा संग्रह तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें अन्य अधिक अनुभवी शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मात्रात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अक्सर ऐसे सर्वेक्षण स्केल्स पा सकते हैं जो आजमाए और परखे जा चुके हैं और जिनका क्रोनबाक अल्फा उच्च है। ये आमतौर पर जर्नल लेखों के परिशिष्ट में शामिल होते हैं,
इसलिए आपको मूल लेखकों से संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं होती। इन स्केल्स का उपयोग करके आप काफी समय बचा सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले माप उपकरणों का उपयोग करके अपने अध्ययन को उन महान शोधकर्ताओं की उपलब्धियों पर आधारित कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप मौजूदा साहित्य की समीक्षा करें, तो पहले बिंदु को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरे शब्दों में, आपकी कार्यप्रणाली आपके शोध के उद्देश्यों और शोध प्रश्नों के अनुरूप होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई कार्यप्रणाली अन्य अध्ययनों में लोकप्रिय है, उस जाल में न फंसे कि आप भी वही अपनाएं। ठीक है, अब आइए आखिरी कारक पर नजर डालते हैं। तीसरा कारक, व्यावहारिकता। जब आप शोध कार्यप्रणाली चुनते हैं, तो हमेशा यह तनाव रहेगा कि आप सैद्धांतिक रूप से सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, यानी सबसे वैज्ञानिक रूप से कठोर शोध डिजाइन, और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रूप से क्या कर सकते हैं। यही शोध की प्रकृति है और हमेशा की तरह इसमें भी समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन आप पूछेंगे, कौन सी सीमाएं? तो कुछ सीमाएं हैं। जब आप अपनी कार्यप्रणाली के विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको निम्नलिखित सीमाओं पर विचार करना होगा और खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने होंगे। पहला, डेटा तक पहुंच। अपने विश्लेषण को पूरा करने के लिए आपको किस डेटा की आवश्यकता होगी और आपको यह डेटा मिलने की कितनी संभावना है। साथ ही, क्या आपकी यूनिवर्सिटी से आपको कोई नैतिक स्वीकृति लेनी होगी? दूसरा, समय। साक्षात्कार या फोकस ग्रुप गुणात्मक शोध में करने के लिए या पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं एकत्र करने के लिए मात्रात्मक शोध में, या दोनों के लिए आपको कितना समय चाहिए होगा। अगर आप दीर्घकालिक लॉन्गिट्यूडिनल शोध करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह की समय सीमा चाहिए होगी और क्या आपकी यूनिवर्सिटी इसकी अनुमति देगी? तीसरा, पैसा। अपने शोध डिजाइन को लागू करने के लिए आपको कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी? क्या आपको प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने, यात्रा खर्च, नाश्ते और पेय, मीटिंग की सुविधाएं या अन्य सेवाओं पर पैसा खर्च करना पड़ेगा? चौथा, उपकरण और सॉफ्टवेयर। डेटा एकत्र करने के लिए आपको किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है? उदाहरण के लिए, लैब उपकरण या रिकॉर्डिंग उपकरण। डेटा का विश्लेषण करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी और आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? और अंत में, पांचवा, आपका ज्ञान और कौशल। डेटा संग्रहण और विश्लेषण की जिन विधियों का आप उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, उनमें आपकी वर्तमान योग्यता और अनुभव का स्तर क्या है और आपको अभी क्या सीखना बाकी है। यह सब सीखने में आपको कितना समय लगेगा और आवश्यक कौशल हासिल करने की अपनी क्षमता को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं। अगर आप आवश्यक कौशल विकसित नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बैकअप योजना क्या होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप अपने शोध डिजाइन और कार्यप्रणाली तय कर रहे होते हैं, तो आपको कई तरह की व्यावहारिकताओं और सीमाओं के बारे में सोचना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, ये व्यावहारिकताएं आदर्श कार्यप्रणाली और उस कार्यप्रणाली के बीच एक तनाव पैदा करती है जिसे आप वास्तव में लागू कर सकते हैं। यह बिल्कुल सामान्य है और आपका काम है कि आप वह विकल्प चुनें जिसमें सबसे अच्छे समझौते हों। अगर आप इन तीनों कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली को इस तरह डिजाइन करते हैं कि शोध की कठोरता और व्यावहारिकता या व्यवहार्यता के बीच अच्छा संतुलन बना रहे, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। याद रखें, आप विभिन्न शोध डिजाइन विकल्पों के बारे में, जिसमें डेटा संग्रहण और विश्लेषण विधियां भी शामिल हैं, ग्रैड कोच ब्लॉग gradcoach.com ब्लॉग पर और अधिक जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करें। साथ ही और भी शोध संबंधित सामग्री के लिए ग्रैड कोच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको अपने शोध में मदद की जरूरत है तो हमारी प्राइवेट कोचिंग सेवा जरूर देखें।
जहां हम आपके साथ एक एक अध्याय पर व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं ताकि आप एक शानदार थीसिस या डिसर्टेशन तैयार कर सकें। अगर यह आपको दिलचस्प लगे तो gradcoach.com पर एक दोस्ताना कोच के साथ मुफ्त परामर्श बुक करें। ग्रैड कोच टीवी के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार तक के लिए शुभकामनाएं।